Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 3 that is translatory motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसा कि आप लोग को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम के बारे में मैंने आपको एक इजी डेफिनेशन बताई थी जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसे हम अपने उसके एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, जिस पर कोई भी फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है वो कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करने की, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है, इसके अलावा किसी भी सिस्टम पे अप्लाई नहीं होगा, ये उसकी कंडीशन है। उसके बाद हमने उसकी स्टेटमेंट देखी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, यानी कि सेम रहता है। बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है टोटल वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा या सेम रहेगा। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशन, यानी कि वो हमारी डेली लाइफ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ पर अप्लाई होता है। ये तो हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम पर, लेकिन कौन से आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जिन पर हम इसकी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन पे होती है या फिर कोलिजन पे होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, एक्सप्लेन पर और कोलिजन पर, यानी एक तो आइसोलेटेड सिस्टम हो, दूसरा उसमें एक्सप्लेन हो रही हो या फिर कोलिजन हो रही हो। तो अब आप लोग को ये पता होना पहले जरूरी है कि एक्सप्लेन क्या होती है और कोलिजन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्लेन क्या है। इन एन एक्सप्लेन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक्स अपार्ट इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स विद मोमेंटम बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीसेस। तो इसमें क्या है कि इन एन एक्सप्लेन में ये होता है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक्स अपार्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, आप अपने माइंड में कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बॉम्ब की पिक लगाई हुई है, तो आप इसे इमेजिन कर लें कि आपके पास एक बॉम्ब है जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास अ सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक्स अपार्ट, वो क्या कहता है, ब्रेक होता है, टूटता है। अपार्ट मतलब उसके पीसेस अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है, इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट, वो बहुत सारे पीसेस में, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है। विद द मोमेंटम बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीसेस, यानी कि अब आप इस बात को ऐसे समझें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो पहले पूरा साबित ऑब्जेक्ट है, पूरा बगैर टूटे हुए। तो उस ऑब्जेक्ट के पास उसका मोमेंटम है, यानी उसके पास मास भी है और उसकी अपनी वेलोसिटी भी है, उसका कोई ना कोई मोमेंटम है। उसके बाद क्या होता है, बेशक वो मोमेंटम जीरो ही क्यों ना हो, मतलब मोमेंटम की वैल्यू हम जीरो भी ले सकते। जीरो का मतलब ये है कि मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन हम कह तो रहे हैं ना कि पी जीरो है। तो अगर पी जीरो भी है और बाद में अगर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक होता है और उसके पीसीज हो जाते हैं, तो वो जो पीसीज होंगे वो कुछ इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे कि वो जो मोमेंटम पहले अगर जीरो था तो बाद में जो पीसीज का मोमेंटम होगा उनको अगर हम ऐड अप करें तब भी हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो ही रहेगा। यानी बिफोर ब्रेकअप और आफ्टर ब्रेकअप, टूटने से पहले का मोमेंटम बेशक वो जीरो है, बेशक उसकी कोई वैल्यू है, और टूटने के बाद का मोमेंटम जो पीसीज की फॉर्म में टूट जाएगा जब, तो उन जो पीसीज का मोमेंटम अलग अलग होगा उनको जब हम सम अप करेंगे तो वो वाला मोमेंटम, दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। इसलिए क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये है हमारे पास एक्सप्लेन, यानी जिसमें आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, टूट जाता है डिफरेंट पीसेज में। यानी एक साबित एक पूरा ऑब्जेक्ट बहुत सारे पीसेज में जब कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारे पीसेज में जब टूटता है, उसे हम एक्सप्लेन कहते हैं। और कोलिजन हमारे पास होता है, अ कोलिजन इज एन इवेंट वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड फोर्सेस ऑन वन एंड अदर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब कोलिजन कैसा इवेंट है, कोलिजन इज एन इवेंट एक ऐसा इवेंट है वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट, यानी दो भी हो सकते हैं, दो तो लाजमी सी बात है, कोलिजन के लिए दो ऑब्जेक्ट तो लाजमी सी बात है कि दो होंगे। सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो कोलिजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पर तो हमने कहा था ना कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा जो कि ब्रेकअप हो जाएगा डिफरेंट पीसेस के अंदर, फ्रेगमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। केम इनटू कांटेक्ट, आपस में जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यानी एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे को आके लगते हैं, एक दूसरे में इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड फोर्सेस ऑन वन एंड अदर। तो फिर क्या कहते हैं, ये
एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। यानी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आप इमेजिन कर लें आपके पास दो बॉल्स हैं, दोनों को क्या होता है, आप दोनों को एक दूसरे की तरफ भेजते हैं, यानी दोनों को थोड़ा सा पुश करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, एक टाइम ऐसा आएगा, एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आकर वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। जब वो टकराएंगी तो क्या होगा, उनमें कुलयन प्रोड्यूस होगी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, टकराव को क्या कहते हैं, कुलयन। और इस टकराने के दौरान क्या हो रहा होता है, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब दो बॉल्स आपस में आके एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, जब एक दूसरे को टच करेंगी तो लेफ्ट वाली बॉल राइट वाली बॉल पे फोर्स लगाएगी और राइट वाली बॉल लेफ्ट वाली बॉल पे फोर्स लगाएगी। और ये जो फोर्स होगी ये इक्वल भी होगी और अपोजिट भी होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या था हमारे पास, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। यानी कि इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर आप एक बॉल को दीवार पे मारते हैं तो आपने बॉल दीवार पे मारी है, ये आपका एक्शन है। अब वो बॉल जो है वो दीवार से वापस आपकी तरफ आई है, ये क्या है, वो दीवार का रिएक्शन है। यानी बॉल आपने दीवार पे मारी है, उस पर एक एक्शन किया है, तो दीवार ने क्या किया, रिएक्शन के तौर पर उससे टकराई है बॉल, उसने बॉल को वापस भेज दिया आपकी तरफ। तो ये क्या, ये उसका रिएक्शन है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। यानी बॉल पहले एक्शन में क्या हो रहा है, आपसे दीवार की तरफ जा रही है, लेकिन रिएक्शन के टाइम क्या होता है, बॉल दीवार से आपकी तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। तो ये हमारा न्यूटन थर्ड है। और इसी तरह से जब यहाँ पर कुलयन होती है तो कुलयन में भी ये होता है, जैसे दो ऑब्जेक्ट आते हैं करीब, आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और जब वो फोर्स होती है वो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगाता है और दूसरे वाला पहले पे लगाता है, और वो जो फोर्स है वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो वही मैंने इसे डेफिनेशन में लिखा। अगेन आई एम रीडिंग, अ कुलयन इज एन इवेंट वेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स केम इनटू कांटेक्ट with each other and forces on one another over a short period of time। और ये जो काम है ना ये बहुत थोड़े से टाइम में हो जाता है। मतलब आप जब बॉल्स को एक दूसरे की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, बॉल आके एक दूसरे को टच करेंगी, और वो जो टच करना होता है ना वो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, वो थोड़ी देर ही एक दूसरे को टकराती है, और जैसे ही पहली बॉल दूसरी पे और दूसरी पहली पे लगाती है फौरन वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देती है। मतलब जहां से आई थी उधर ही वापस मुड़ना शुरू कर देती है। क्यों मुड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि उन पे फोर्स लग रही होती है। एक इधर वाली बॉल उधर वाली पे लगा रही है, उधर वाली इधर पे लगा रही है, तो क्या होगा, वो आपस में उस फोर्स की वजह से वापस जाने लग जाती हैं अपनी अपनी जहां से वो आई थी उसी डायरेक्शन में। तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ी से टाइम के लिए ये कुलयन होती है इनकी ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब हम एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। तो अब एक्सप्लोजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि एक्सप्लोजन क्या होता है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का ब्रेकअप होना डिफरेंट मल्टीपल फ्रैगमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो अब एक्सप्लोजन किस चीज की हो रही है, ऑफ अ बॉम्ब। आपके पास एक बॉम्ब है और वो क्या है, वो फट जाता है। तो क्या होगा जब बॉम्ब फटता है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका मैस m है और उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि वो एट रेस्ट है। इनिशियली वो एक जगह पर पड़ा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 होगी, मैस m है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv। v 0 है, m इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी 0, यानी इसका इनिशियली मोमेंटम भी 0 है। उसके बाद क्या होता है कि ये फट जाता है, इसमें एक्सप्लोजन होती है। एक्सप्लोजन होती है तो ये ब्रेकअप होता है, और ब्रेकअप होता है तो इसके दो पीसीज होते हैं। ठीक है, अब इसका एक पीस इस तरफ चला गया है, दूसरा पीस इस तरफ चला गया। तो अब क्या होगा, अब हमें अगर इसका फाइनल स्टेट का मोमेंटम निकालना है आफ्टर एक्सप्लोजन, जो कि ये वाली स्टेट है जिसमें इसके दो पीस बन गए, एक पीस ए है एक पीस बी है। अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो ए पीस है, पीस ए, इसका मोमेंटम निकालेंगे, पीस बी का मोमेंटम निकालेंगे, इन दोनों को एडअप करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम कंपेयर करेंगे इनिशियल वाले मोमेंटम के साथ। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो पीस ए है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट की तरफ, और जो पीस बी है वो क्या कर रहा है, वो राइट की तरफ जा रहा है। तो अब क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी वजह से क्या होगा, इनकी वेलोसिटी जो है वो भी अपोजिट होंगी। यानी कि v1 अगर v है तो ये v2 क्या होगी, -v। यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो ये क्या होगी, -5 मीटर पर सेकंड। तो अपोजिट होगी, और जो मैसेज है वो दोनों के इक्वल हैं। जब हम इनको निकालेंगे और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव में आ रहा है ये नेगेटिव में आएगा, उन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और जो फाइनल हमारा मोमेंटम है वो भी 0 हो जाएगा। और यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम है
और जो फाइनल मोमेंटम है वो दोनों इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम बिफोर एक्सप्लेन देखें तो क्या होता है हमारे पास पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो होता है। जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी जीरो होती है, जिसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब हम आफ्टर एक्सप्लेन देखते हैं, तो आफ्टर एक्सप्लेन क्या होता है, पी एफ जो है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ए फ्रेगमेंट और सम ऑफ मोमेंटम ऑफ बी फ्रेगमेंट, यानी कि इन दोनों का सम, जितना ए का मोमेंटम आएगा और जो बी का आएगा, उन दोनों को अगर हम एड अप करें तो हमारा फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा m1 v1, ये m1 और ये v1 a के लिए, प्लस m2 v2 ये b के लिए। उसके बाद मैंने इसे क्या लिख दिया, क्योंकि ये a का मोमेंटम है तो इसे हम pa लिख सकते हैं ना, कि a का मोमेंटम, a फ्रेगमेंट का, ये a पार्ट का, या इसका जो ये वाला हिस्सा a है इसका मोमेंटम pa है, और जो b है उसका मोमेंटम pb है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल मोमेंटम। अब अगर आप इसे डायग्राम को देखें तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो फ्रेगमेंट हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, ये भी इसकी कंडीशन है, ये लाजमी सी बात है कि ऐसा ही होगा, यानी एक्सप्लेन होगी तो ये नहीं होगा कि एक्सप्लेन में जो ये वाला पीस है, अगर फॉर एग्जांपल ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी वाला भी इसी में जाएगा। अगर ये इसी में जाए तो फिर तो पैरेलल होगी, एक जैसी डायरेक्शन होगी, फिर आपस में मोमेंटम कैंसिल नहीं हो सकता, फिर तो एड अप हो जाएगा। वो वाला मोमेंटम इधर है, इस पार्टिकल का भी अगर इधर हो तो दोनों का ऐड करेंगे, फिर तो आंसर और आ जाएगा। एक्सप्लेन होते ही इसी तरह से है कि जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी अगर ए इस तरफ जा रहा है तो बी लाजमी सी बात है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वो कहीं ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, वो इसी साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ताकि जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, एक की पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव हो जाए। मैसेज तो इक्वल ही होते हैं तो फिर क्या होता है, इनका मोमेंटम आपस में कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी, यानी कि पी ए अगर पॉजिटिव है तो पी बी क्या है, दूसरी डायरेक्शन में माइनस पी बी के इक्वल है। अब ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है इसलिए मैंने इनको इक्वल लिख दिया, लेकिन डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो पी एफ है वो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा था, पी ए प्लस पी बी। अब जब यहाँ पर हम पी ए की जगह माइनस पी बी पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमने लेट किया है, तो क्या होगा, माइनस पी बी प्लस पी बी। जब माइनस पी बी और प्लस पी बी आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो पी एफ भी हमारा हो गया जीरो। अब इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है, इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या पता चला कि जो हमारा मोमेंटम है एफ बी पी एफ भी जीरो है और पी आई भी जीरो है। अगर हम इनका डिफरेंस निकालना चाहे, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना वो जीरो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बिफोर एक्सप्लेन या कुलेयन जो भी मोमेंटम होगा वो आफ्टर एक्सप्लेन या कुलेयन रहेगा। तो सो मोमेंटम क्या है, टोटल जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यही देखा कि बिफोर में भी जीरो है, आफ्टर भी जीरो ही रहता है। तो क्या होता है हमारे पास, अब ये इनका चेंज इन मोमेंटम भी क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चेंज इन मोमेंटम आपको निकाल के दिखाया है कि अगर चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, किसी भी चीज का हम चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और क्योंकि दोनों जीरो है तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब हमारा जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व है। अब यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है जो कि मैंने आपको पहले बता दी है, टू होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस लॉ को होल्ड करने के लिए द फ्रेगमेंट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो फिर तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो ऐड हो जाएगा ना, दोनों की एक ही डायरेक्शन है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे तो वो ऐड होकर कोई ना कोई आंसर दे देंगे, तो फाइनल का कोई आंसर आ जाएगा। इनिशियल हमारे पास जीरो है, इस तरह तो लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो लॉ को होल्ड करने के लिए जरूरी है कि जो फ्रेगमेंट हो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2, एक्सप्लोजन इन अ कैनन। अब क्या है, कैनन हमारे पास तोप को हम कैनन कहते हैं, तो तोप के अंदर जो एक्सप्लोजन हो रही होती है उसमें किस तरह से एक्सप्लोजन होती है। अब हमने एक्सप्लोजन की डेफिनेशन को तो इस तरह से पढ़ा है ना कि एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पीसेस के अंदर, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेकअप हो जाना। अगर आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक तोप है जिसके अंदर क्या है, एक टिंट पड़ा हुआ है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, आप इसे बॉम्ब समझ लें, और आगे क्या है, एक बॉल है लोहे की, एक बड़ी सारी बॉल जो तोप में से उड़ के आगे जाती है जब उसे फायर किया जाता है। तो जब इस तोप को हम चलाएंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉम्ब है ना ये फट जाएगा, और जब ये फटेगा तो बॉल क्या होगी, जब ये फटेगा उसकी फोर्स प्रेशर की वजह से बॉल जोर से तेजी से आगे जाके आगे की तरफ गिरेगी। जैसे यहाँ पर अगर आप सेकंड डायग्राम में दूसरी वाले में देखें तो जब ये फटा है तो क्या हुआ, ये बॉल क्या है, फुल स्पीड के अंदर बाहर की तरफ निकली है, और जब ये बॉल बाहर निकलेगी ना तो ये जो हमारे पास तोप है ना, कैनन है ना, ये भी हल्की सी पीछे की तरफ मूव करेगी। जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वहां पर कोई भी पर्सन जब गन से फायर करता है तो क्या होता है कि जब वो गन से निशाना लेके फायर करते हैं ना तो गोली आगे की तरफ जाती है और उस पर्सन को ऐसे थोड़ा सा झटका लगता है पीछे की तरफ। कभी आप गौर से देखें तो ऐसे होता है कि वो फायर करता है, वो गोली आगे की तरफ जाती है और वो पर्सन भी ऐसे थोड़ा सा झटका लगे पीछे की तरफ आता है। तो वो जो झटका लग रहा है ना पीछे की तरफ, वो क्या है, वो रिएक्शन है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है, न्यूटन थर्ड लॉ के नतीजे में पैदा हुआ है,
तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन इक्वल क्यों नहीं है? मतलब वो जो तोप में से बॉल निकलती है, आपने वो देखा होगा कि वो तो उड़ के काफ़ी दूर यहाँ पर जाके कहीं गिरेगी, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल हल्का सा स्लाइड हुई है। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो ये देखें यहाँ पर थी पहले और बाद में थोड़ी सी ये इधर हो गई है, तो ये हल्की सी स्लाइड हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। इसका आंसर ये है कि इसमें एक और चीज भी होती है। अगर आप देखें इस बॉल का जो मैस है, जिसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, अगर आप इसे देख सके तो ये कितना है, 5 kg। इस बॉल का मैस है 5 kg। अब पता है असल में होता क्या? असल में होता ये है कि जो इनका आपस में एक्शन एंड रिएक्शन है ना, इनका जो मोमेंटम है ना, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल होने का मतलब है जिस मोमेंटम से बॉल आगे गई है ना, उसी मोमेंटम से ये जो हमारी कैनन है ना, तोप है, ये पीछे आएगी। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो आप लोग गलती ये करते हैं कि आप सिर्फ वेलोसिटी को देख रहे होते हैं कि ये तो इतनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ यहाँ पे जाके गिरी है, और ये जो कैनन है ये थोड़ी सी वेलोसिटी इसने गेन की है और हल्का सा अपनी जगह से स्लाइड होकर पीछे हो गई है। तो इसलिए आप ना ये गलती कर रहे होते हैं कि उसमें मैस नहीं इन्वॉल्व कर रहे होते। तो मोमेंटम असल में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अब अगर हम इसकी वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी तो इसकी ज्यादा है, यहाँ तक गई है, लेकिन इसका जो मैस है वो क्या है, वो सिर्फ 5 kg है। तो जब हम 5 kg को इतनी सारी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भी आंसर आएगा वो आंसर, और जब इसकी हल्की सी वेलोसिटी लेकिन इसका मैस क्या है, यहाँ पर अगर आप देख सके तो 100 kg, 100 kg को उस थोड़ी सी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर, और 5 kg छोटे से मैस को इस बड़ी सारी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों आंसर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो फिर क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, इसकी इस तरफ है और कैनन किस तरफ जा रही है, पहले यहाँ पे थी और ये पीछे की तरफ। तो क्या हो गया हमारे पास, अब ये साबित हो गया कि ये वाकई न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है, एक्शन एंड रिएक्शन। बस गलती ये नहीं करनी कि सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करनी, मैस को भी इन्वॉल्व करना है। जब आप प्रोडक्ट को लेके चलेंगे, मोमेंटम को लेके चलेंगे, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड कर रहा है। इसे अब यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है कि बिफोर एक्सप्लेन हमारे पास क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है। क्यों 0 है? इसलिए 0 है क्योंकि सारी चीजें रेस्ट पे हैं, बॉल भी अंदर है, कैनन भी रुका हुआ है, मोशन में नहीं है, इसी तरह बॉम्ब भी अंदर है, तो यानी कोई भी चीज यहाँ पर मूव नहीं कर रही, इसलिए क्या है, वेलोसिटी 0 होगी। मैसेज उनके हैं लेकिन वेलोसिटी 0 है, और हमें पता है कि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से जब मैस से मल्टीप्लाई होगा तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। इसलिए इनिशियल केस में क्या है, हमारे पास हमारे पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है ना, वो क्या है, वो 0 है। यहाँ पर ये जो सिंबल लगा है इसे हम कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा आता है सम के लिए, यानी कि सम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 0। अब सम ऑफ मोमेंटम क्यों है? क्योंकि ये एक चीज का मोमेंटम तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास कैनन है, एक ये बॉल है, और एक ये क्या, बॉम्ब है। तो ये 3 चीजें हैं, तो इन तीनों चीजों का मोमेंटम होगा। तो ये सम लिखने का मकसद ये है कि इन तीनों का, यानी बॉल का भी, बॉम्ब का भी और कैनन का भी, इन तीनों का जब मोमेंटम को हम सम करते हैं, इन तीनों का अलग अलग भी 0 है, और जब इन तीनों को सम करेंगे तो सम भी 0 आएगा। तो इसलिए क्या है, इनिशियल केस में हमारे पास मोमेंटम क्या है, पी आई क्या है, 0 है। अगर हम आफ्टर एक्सप्लेन की बात करें तो आफ्टर एक्सप्लेन में क्या होगा कि फाइनल हमारा मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा हमारे पास कैनन का मोमेंटम और बॉल का मोमेंटम, क्योंकि बम तो फट गया ना, वो तो खत्म हो गया। तो अब हमारे पास कौन सी 2 चीजें बची, एक बॉल बचती है और एक कैनन बचती है। तो अगर हम फाइनल मोमेंटम देखना चाहें तो हमें दोनों का लेना पड़ेगा। दोनों का इसलिए क्योंकि हमारी बॉल ने भी मूव किया है, वो आगे की तरफ गई है, और हमारी कैनन भी हल्की सी पीछे स्लाइड हुई है, तो इसने भी कोई ना कोई मोमेंटम गेन किया। मैसेज तो दोनों के पास पहले ही थे ना, पहले वेलोसिटी नहीं थी ना, इसलिए हम यहाँ पर 0 ले रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, बॉल भी आगे गई और ये भी हल्का सा पीछे मूव हुई, तो क्या हुआ, दोनों के पास वेलोसिटी भी आ गई, मैसेज ऑलरेडी हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी दोनों के पास है, इसका मतलब दोनों का कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो इसलिए हम फाइनल मोमेंटम में क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू कैनन का मोमेंटम और बॉल का मोमेंटम ऐड करेंगे। तो एम सी इसका कैनन का मैस है, वी सी उसकी वेलोसिटी है, फिर बॉल का मैस है, बॉल की वेलोसिटी है, तो ये ऐड हो रहे हैं। अब आगे मैंने क्या किया कि इसको रिप्रेजेंट किया है पी मोमेंटम की फॉर्म में, तो ये कैनन का मोमेंटम है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी का मोमेंटम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी पी बी लिखती है। अब यहाँ पर भी वैसे होता है कि दोनों मोमेंटम आपस में अपोजिट है, एक मोमेंटम इस साइड पे है, दूसरा मोमेंटम इस साइड पे, एक मोमेंटम राइट साइड पे है, दूसरा लेफ्ट साइड पे। तो उनको कैसे मैंने लिख दिया कि पी सी इज इक्वल टू माइनस पी बी। अब ये अपोजिट हो गए हैं, तो जब अपोजिट हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी सी की जगह माइनस पी बी पुट करेंगे, तो क्या होगा, माइनस पी बी प्लस पी बी, वो दोनों कट जाएंगे और हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 है। तो फ्रॉम 1 और 2 हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे दोनों मोमेंटम 0 है, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व है। अब उसी तरह से हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पी एफ माइनस पी आई, दोनों 0 हैं, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन मोमेंटम 0 है, सो इट मींस दैट इट इज होल्डिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर भी वही मैंने लाइन लिखी है कि टू कंजर्व मोमेंटम क्या होना चाहिए, कैनन इटसेल्फ
मस्ट रिकॉइल बैकवर्ड विद एन इक्वल मोमेंटम। तो कैनन जो है उसको भी मस्ट रिकॉइल बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव होना चाहिए विद एन इक्वल मोमेंटम। अगर ये नहीं होगी तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होगा, और जब न्यूटन थर्ड लॉ नहीं होगा तो इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड नहीं करेगा, फिर ये उसकी एप्लीकेशन ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए जरूरी है कि जो कैनन हो वो भी पीछे की तरफ जाए इक्वल और अपोजिट मोमेंटम के साथ। थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास रॉकेट्स एंड जेट इंजन। अब आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हम लोग बॉम्ब से रॉकेट्स तक पहुंच गए, मतलब हम जमीन की बातें करते करते स्पेस में चलेंगे। तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि ये आम एक डेली लाइफ अकरेंस से लेकर हमारे रॉकेट्स और जेट इंजन तक ये अप्लाई हो रहा है, वहां तक इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो रॉकेट्स एंड जेट इंजन में क्या होता है कि बिफोर थ्रस्ट, यानी कि रॉकेट लॉन्च नहीं हुआ, अभी मूव नहीं किया, अभी वो जमीन पर ही है, तो वहां पर क्या होता है कि रॉकेट या फिर जेट इंजन दोनों में से जिस चीज की भी बात कर लें क्या होगा, इज एट रेस्ट, यानी इनिशियली वो दोनों क्या है, रेस्ट पे होंगे। जाहिर सी बात है अभी वो जमीन पे, अभी वो लॉन्च नहीं किए गए, अभी वो जमीन पे ही हैं, स्टैटिक कंडीशन में है। तो क्या होगा, वो दोनों रेस्ट पे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम क्या होगा, v जीरो है, तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा। अब ड्यूरिंग थ्रस्ट यानी कि उनके उड़ने के दौरान क्या होता है कि एज द रॉकेट और जेट इंजन उन दोनों में से जो भी एक्सपेल्स गैस इन वन डायरेक्शन, अब उनमें से ना गैस निकलती है, वो दोनों जो है ना वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में गैस रिलीज करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमारे पास रॉकेट है इसके नीचे से आपको गैस रिलीज होती नजर आ रही है। तो इसके अंदर इस तरह का मवाद होता है जिसको आग लगती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। और ये जो गैस है ना ये कोई हल्के प्रेशर वाली नहीं होती, ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाली होती है, हाई प्रेशर की गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि देखिए अगर आप खुद भी सोचे अपनी कॉमन सेंस से, अगर ये हाई प्रेशर की गैस प्रोड्यूस हो रही है इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगी, प्रेशर लगाएगी, जमीन पर टकराएगी, तो ये क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से जब ये जमीन पे फोर्स लगाएगी तो रिएक्शन के तौर पे क्या होगा कि वापस की तरफ भी फोर्स आएगी। जैसे हम बॉल को दीवार पे मारते हैं तो दीवार क्या है, बॉल हमें वापस फेंक देती है। तो यहाँ पर भी ऐसे है, जब ये जो गैस है ये जमीन से टकराएगी, जितने प्रेशर से टकराएगी, इसका हाई प्रेशर होता है, उतना प्रेशर वापस की तरफ आएगा, और वो प्रेशर इस रॉकेट को पुश करता है ऊपर जाने के लिए, यानी कि वो इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है कि ये ऊपर उड़ सकता है। तो वही मैंने लिखा है, एज रॉकेट और जेट इंजन एक्सपेल्स गैस इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में जब ये गैस प्रोड्यूस करते हैं जमीन की डायरेक्शन में, इट गेन्स मोमेंटम, तो ये खुद क्या कहते हैं, मोमेंटम गेन करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये यहाँ प्रेशर लगाएगा तो क्या अपोजिट डायरेक्शन की तरफ भी इसे दोबारा रिएक्शन के तौर पे फोर्स मिलेगी, जो किस में मदद करेगी, इसको मोमेंटम गेन करने में। इसको मोमेंटम गेन करने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए ना, मैस तो है इसके पास, तो वेलोसिटी जो इसका ये प्रेशर है ना जो इसको रिएक्शन के तौर पे आ रहा है ऊपर, तो ये एनर्जी के तौर पे इसे यूज होगा और ये इसे वेलोसिटी देगा, और फिर ये रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब क्या होता है कि फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास जीरो हो जाता है आफ्टर थ्रस्ट। अगर हम बात करेंगे यानी ये उड़ रहा है, उड़ने के बाद अगर हम इसका फाइनल मोमेंटम देखना चाहें तो वो जीरो है। अब वो जीरो कैसे होता है, हालांकि वो जीरो नहीं है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उसके पास मोमेंटम है, वो उड़ रहा है, वो जीरो कैसे हुआ, वो जीरो इस तरह से हुआ कि जितना वो ऊपर की तरफ उसके पास मोमेंटम है ना इस रॉकेट के पास, उतना ही इस गैस के पास नीचे की तरफ मोमेंटम है, यानी कि इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मोमेंटम है। तो अगर हम इस गैस को इंक्लूड करते हुए इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम देखें तो वो जीरो होगा, यानी जितना मोमेंटम रॉकेट के पास है उतना गैस के पास है, वो दोनों जब ऐड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। जब फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑलरेडी जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है, तो चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, तो डेल पी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ पर भी हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास कैरेट प्लेयर। ये एक तरह की गेम है और जिसके अंदर फिजिक्स अप्लाई हो रही है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी फिजिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है, तो अगर आप इस तरह से फिजिक्स को पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाए। तो हर गेम के अंदर ही फिजिक्स अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये है कि कैरेट प्लेयर में हमारे पास एक प्लेयर होता है जो कि उसके सामने एक टारगेट होता है। जैसे हमारे पास ब्रिक हो गई, अगर ब्रिक क्या है उसके पास ईंट है तो उसको तोड़ने के लिए वो मुक्का मारता है उस ब्रिक के ऊपर और टूट जाती है। जब भी हम टीवी पे ऐसी कोई खबर सुनते हैं कि किसी कैरेट प्लेयर ने कोई नया रैकेट बनाया तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि उसको चोट नहीं लगती, उसके हाथ जख्मी नहीं होते। तो इसमें भी फिजिक्स है और उसकी फिजिक्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे लिखा कि बिफोर स्ट्राइक क्या होता है, द प्लेयर एंड द टारगेट, टारगेट को आप ब्रिक भी ले सकते हैं, कोई भी टारगेट है उसके पास, आर एट रेस्ट, यानी पहले वो खड़ा हुआ है और वो उसका टारगेट भी उसके सामने पड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि वो दोनों रेस्ट में हैं, इसलिए क्या है, इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का जीरो है। अब ड्यूरिंग स्ट्राइक जब वो मुक्का मारता है अपने टारगेट के ऊपर तब क्या होता है, एज द प्लेयर डिलीवर्स द पंच, जब वो अपना पंच या किक मारता है तो क्या होता है कि मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेयर्स बॉडी टू द टारगेट। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्लेयर के पास मोमेंटम कहाँ से आया। अभी तो हमने कहा था इनिशियली कि जो प्लेयर है उसका मोमेंटम भी जीरो होगा और टारगेट का भी जीरो होगा, इसलिए हमारा इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लेयर जो है वो अपनी बॉडी से मोमेंटम टारगेट को ट्रांसफर करता है, तो उसके पास आया कहाँ से,
उसके पास इस तरह से आया कि वो खड़ा वहीं पर रहता है, कहीं से भागना नहीं शुरू करता, लेकिन जैसे ही वो मुक्का बना के अपना हाथ ऊपर उठाता है और वो जो टारगेट है उसकी तरफ लेके आता है, तो अब क्या किया उसने, अपना हाथ मूव किया है। जब वो अपना हाथ मूव कर रहा है इसका मतलब है उसने वेलोसिटी गेन कर लिया, उसके हाथ ने वेलोसिटी गेन कर लिया। मैच तो उसके पास पहले ही था, जब वेलोसिटी आ गई तो इसका मतलब उसके हाथ में मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम आ गया प्लेयर की बॉडी के अंदर। अब वो ट्रांसफर किस तरह से होता है, जैसे ही वो लेके आता है और अपने टारगेट पे मारता है आके, तो क्या होता है कि वो अपना मोमेंटम क्या करता है, उस टारगेट को दे देता है, अपनी ब्रिक को दे देता है, उस चीज़ को दे देता है जो भी उसका टारगेट होता है। तो अब क्या, प्लेयर का फिर हाथ दोबारा रेस्ट पे चला जाता है। अब प्लेयर का हाथ रेस्ट पे चला गया, जो मोमेंटम है वो टारगेट के पास चला गया। टारगेट उस मोमेंटम का क्या करता है, टारगेट को जाके जब लगता है तो टारगेट में क्या होती है, एक्सप्लोजन होती है, यानी एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्या करता है, टूट जाता है पीसेस के अंदर डिफरेंट। जैसे हमने एक्सप्लेन के बारे में पढ़ा कि सिंगल ऑब्जेक्ट ब्रेक्स अप इनटू मल्टीपल पीसेस, तो वो क्या करती है, ईंट जो है टुकड़ों में टूट जाती है। और वो टुकड़े क्या करते हैं, अब वो टुकड़े इस तरह से मूव करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की, यानी कि अगर उसके दो टुकड़े हुए हैं तो एक राइट की तरफ जाएगा तो दूसरा लेफ्ट की तरफ, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, यानी इस तरह से डायरेक्शन में जाएंगे कि वो बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट मोमेंटम गेन करेंगे। तो उस अपोजिट मोमेंटम गेन करने की वजह से वो जो पीसीस का मोमेंटम अगर हम टोटल देखें उन दोनों पीसीस का, तो क्या होगा, वो भी एड अप होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक के पास अगर पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव होगा, और जब दूसरे के पास नेगेटिव होगा दोनों का ऐड करेंगे वो 0 हो जाएगा। तो इनिशियली भी मोमेंटम 0 था, फाइनली भी मोमेंटम 0 हो गया, क्योंकि प्लेयर का मोमेंटम पहले ही 0 हो गया, उसने ब्रिक को दे दिया, टारगेट को दे दिया, और टारगेट जब टूटा उसके पीसेस हुए तो टारगेट के पास मोमेंटम होगा, लेकिन वो अपोजिट है तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो टारगेट का भी 0 हो गया, प्लेयर का भी 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, आफ्टर दिस द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0। अब आपको समझ आ गई ना कि किस तरह से, मतलब मोमेंटम प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग स्ट्राइक, लेकिन जब हम फाइनली एंड में देखेंगे ना एंड वाला मोमेंटम, तो एंड वाला मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम भी 0 है, फाइनल मोमेंटम भी 0 है, यानी मोमेंटम कंजर्व है, चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल, बैट एंड बॉल। यहाँ पर कोलिजन हो रही है, जैसे हमने एक्सप्लेन पढ़ी है, ये वाली एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, इससे पहले भी पहले वाली एक्सप्लेन की थी, और यहाँ पर क्या है, कोलिजन हो रही है। अब कोलिजन किस तरह से हो रही है कि बैट एंड बॉल आपस में कोलाइड करेंगे, और वो ऐसे कोलाइड करेंगे कि बिफोर कोलिजन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ द बैट्स एंड बॉल्स मोमेंटम। अब यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है, बात वही है, यहाँ पर भी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम रहेंगे, पर यहाँ पर 0 नहीं होंगे। इससे पहले जितने भी हम केसेस पढ़ रहे थे उनमें हम क्या पढ़ रहे थे कि इनिशियल मोमेंटम भी 0 होता है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होता है, इसलिए वो दोनों सेम है, इक्वल है, इसलिए हम कह देते थे चेंज इन मोमेंटम भी 0 है, और टोटल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो भी कंजर्व रहा है, वो भी सेम रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोलिजन होती है ना, तो कोलिजन में क्या है, अब मैंने जैसे आपको पहले कोलिजन पढ़ाते हुए बताया था कि अगर आप दो बॉल्स को आपस में पुश करें, करीब लाएं, तो क्या होगा, वो दोनों मूव करती आएंगी। इसका मतलब है कि इनिशियली भी उनके पास मोमेंटम है, और जब वो टकराती हैं और वापस की तरफ जाती हैं तो फाइनली भी उनके पास मोमेंटम होता है, क्योंकि वापस भी वो मूव करती हुई जाती हैं अपनी अपनी जगह की तरफ जहां से वो आई थी। तो इसलिए क्या होता है, कोलिजन के अंदर हमारे पास बिफोर कोलिजन भी मोमेंटम होता है, आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम होता है। इस एग्जाम्पल को यहाँ पर इंक्लूड करने का मकसद ही ये है कि असल बात ये नहीं है कि मोमेंटम पहले भी 0 हो और बाद में भी 0 हो। तो अभी तक आपने जो इतनी सारी एप्लीकेशन पढ़कर अगर अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि पहले का मोमेंटम भी 0 होगा, बाद का भी 0 होगा, इसलिए चेंज इन मोमेंटम 0 है, तो इसकी वजह से हम कह देते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, सेम है, यानी पहले भी 0 था बाद में भी 0 है, तो इसका मतलब सेम है। ऐसा नहीं है, अगर पहले का मोमेंटम 5 है और बाद का मोमेंटम भी 5 है तब भी मोमेंटम कंजर्व है, तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड हो रहा है, क्योंकि असल बात यह है कि पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम होना चाहिए, चाहे वो पहले और बाद 0 हो, चाहे 5 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 नहीं है इनिशियली, यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम है, और वो मोमेंटम क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम क्या है, बैट एंड बॉल इज द सम ऑफ द बैट्स एंड बॉल्स मोमेंटम। बैट और बॉल के मोमेंटम का सम है। हमारे पास दो ही चीजें हैं ना सिस्टम के अंदर, बैट और बॉल, तो जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, वो सम होगा बैट का और बॉल का इनिशियल मोमेंटम। अब बैट का और बॉल का इनिशियल मोमेंटम कौन सा होगा, इस बात को आप इस तरह से इमेजिन करें कि एक बॉलर आ रहा है बॉल कराने के लिए और बैट्समैन बिल्कुल तैयार खड़ा है हिट करने के लिए। तो क्या होता है, बॉलर भाग के आ रहा होता है और उसने बॉल फेंकनी होती है, तो आपने गौर किया होगा जो बैट्समैन होता है ना, वो अपने बल्ले को ऐसे हिला रहा होता है, वो ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ करता है, आगे वो ऐसे आगे पीछे कर रहा होता है कि जैसे ही बॉल आएगी तो वो तैयार हो रहा होता है कि मैं बल्ले को ऐसे हिट करूंगा और जोर से आगे जाएगी। तो क्या कर रहा होता है, वो अपने बैट को मूव कर रहा है। तो अब इसके मतलब उसके पास वेलोसिटी भी है बैट के पास और मैच तो है ही,
तो उसके पास मोमेंटम है। और बॉल भी जब बॉलर के हाथ से छूटती है तो उसके पास मैस भी होता है और वो तेज वेलोसिटी के साथ आती है। अगर फास्ट बॉलर बॉल करा रहा है तो वो तेज आएगी, अगर स्पिनर करा रहा है तो थोड़ी सी हल्की आएगी, लेकिन उसके पास वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी भी है, मैस भी है, मोमेंटम है। तो ये उस मोमेंटम की बात हो रही है कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन में वो सम होगा बैट का वो मोमेंटम जो उस बैट्समैन के हिलाने की वजह से उसने गेन किया है, और बॉल का मोमेंटम कि जब बॉल को बॉलर फेंकता है तो वो जो मोमेंटम उसके पास होता है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बैट। अब बॉल आई है, बॉल ने हिट किया है बैट को, उसके बाद बैट्समैन ने छक्का लगाया, चौका लगाया या फिर जो भी लगाया है, लेकिन उसने हिट कर दिया बॉल को। तो क्या होगा कि बॉल क्या करेगी, वापस किसी भी डायरेक्शन में, लेग साइड पे, ऑफ साइड पे, किसी भी डायरेक्शन में आगे की तरफ चली जाएगी, और बैट्समैन का जो बल्ला है ना वो फिर से मूव करके उसको मारते हुए वापस जाएगा। तो अब क्या है कि दोबारा भी बैट हिल रहा है, बल्ला भी मोशन में है और बॉल भी मोशन में है। तो क्या है, व्हेन द बैट हिट्स द बॉल देयर मोमेंटम इंटरचेंज। अब इनका मोमेंटम इंटरचेंज हो गया, यानी कि बॉल ने जो मोमेंटम टकराते हुए, जो मोमेंटम पहले उसके पास था वो टकराते हुए बॉल ने अपना बैट को दे दिया, और बैट ने अपना जोर से हिट करके अपना मोमेंटम क्या किया, बॉल को दे दिया। तो इन दोनों के मोमेंटम आपस में इंटरचेंज हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो फाइनल मोमेंटम है, यानी कोलिजन के बाद, कोलिजन में तो टकरा गया ना, उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम है ना बैट का, वो इक्वल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल। यानी बॉल के पास जो इनिशियल मोमेंटम था ना, उसने अपना बैट को दिया, तो बैट का जो फाइनल मोमेंटम है वो बॉल वाला हो गया बाद में। और बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है जब वो टच बल्ले को हिट होने के बाद आगे गई है, तो वो कौन से वाला होगा, वो वाला होगा जो उसको बैट ने दिया होगा अपना इनिशियल मोमेंटम, जो बैट के पास पहले था। तो ये दोनों इंटरचेंज होंगे, इसलिए हमारे पास क्या होता है, पी एफ इज इक्वल टू पी आई बैट प्लस पी आई बॉल। यहाँ पे हमने लिखा था पी आई बॉल प्लस पी आई बैट, पहले बॉल है फिर बैट है। अब बॉल का इनिशियल मोमेंटम किसको मिल गया है, हमारे पास बैट को, और बैट का इनिशियल मोमेंटम है वो बॉल वाला हो गया। अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि पी एफ इज इक्वल टू, वैसे तो हमें लिखना चाहिए था पी एफ इज इक्वल टू पी एफ बॉल, क्योंकि यहाँ पर हमने पी आई बॉल पहले लिखा था और बाद में पी आई बैट, तो यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस बैट। तो यहाँ पर भी हमें लिखना चाहिए था फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बैट, लेकिन यहाँ पर फाइनल मोमेंटम बॉल का लिखने के बजाय मैंने लिखा पी आई बैट। वो इसलिए क्योंकि जो फाइनल मोमेंटम है बॉल का वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम है बॉल का वो किसके इक्वल है, पी आई बैट के, क्योंकि वो इंटरचेंज हो गए हैं। तो पी आई बैट मैंने उसकी जगह लिख दिया, और यहाँ पर आना चाहिए था पी एफ बैट। तो पी एफ बैट जो है वो पी आई बॉल के इक्वल है, इसलिए लिख दिया, क्योंकि वो आपस में इंटरचेंज हो गया ना। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वो इसके फाइनल को मिल गया, इसलिए उसकी जगह ये आ गया, और जिसका इनिशियल था वो इसको मिल गया, इसलिए उसकी जगह ये आ गया। तो इंटरचेंज होने की वजह से इक्वेशन इस तरह से बन गई। अगर आप इक्वेशन को देखें तो अभी भी इक्वेशन आपस में इक्वल है। पी आई बैट बेशक पहले है और पी आई बॉल बाद में है, लेकिन यहाँ पर पी आई बॉल पहले है, बैट बाद में है, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता 4+5 हो या 5+4 हो, बात एक ही है। तो इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इस केस के अंदर भी हमारे पास क्या है, इक्वल है, सेम है। और जब वो सेम है, इक्वल है, तो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर भी जीरो होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर ये 4+5 है तो ये 9 हो जाएगा, और ये 5+4 है तो ये भी 9 होगा। तो 9 - 9 0, यानी चेंज इन मोमेंटम भी जीरो। चेंज इन मोमेंटम जब जीरो होगा इसका मतलब हमारा जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, और ये एप्लीकेशन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड कर रही है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम इसे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।